बैंड्स इन सॉलिड। ये सॉलिड्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। इस एनर्जी बैंड कॉन्सेप्ट के हम सॉलिड्स को इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड। अब सबसे पहले हमको समझना ये पड़ेगा एनर्जी बैंड से पहले हम एक किसी पर्टिकुलर एटम की बात करें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग in which we deals with the static and the dynamic motion of electrons. तो इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं। ये स्टैटिक जब होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाएगा और जब मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये हम लोग आप ईएमटी में पढ़ लिया है। हमारा यहाँ का कॉन्सेप्ट है एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं उसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सिंगल एटम की अगर एनर्जी लेवल की बात करें, एनर्जी लेवल सपोज दैट एक सिंगल एटम है सिलिकॉन, ये अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल है, इसको भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। अगर इसको हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आएगा 2, 8 और 4, 2, 8, 4। It means it contains 4 valence electrons. आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसकी एक पिक्चर हम बनाएं तो this is the nucleus of silicon where protons and neutrons are beside. Gargam Mishra, are you saying something? No, sir. Yes. So this is nucleus. This is nucleus. यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। ये इसकी पहली ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ये 2। और आखिरी वाले में 4। तो पहले हम इसकी कोई ये केमिस्ट्री का पार्ट है, फिर भी थोड़ा सा हम लोग इसको जान लेते हैं क्योंकि बैंड समझने के लिए हमें ये सब सारी चीजों को कि क्या उसका स्ट्रक्चर है, कैसे उसकी बॉन्डिंग होती है और कौन कौन से लेवल हैं और फिर कैसे उनसे जो है बैंड्स बनते हैं। तो ये उसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा
न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये सर्टेन एनर्जी लेवल्स की ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, मीन्स यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि सर्टेन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, तो इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये प्रोटॉन्स जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचे, तो ये न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, फिर तो एटम का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो सर्टेन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, ये इनके पास एक सर्कुलर मोशन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ठीक है, तो आपने एमडी² वायर पढ़ा होगा, तो उसकी वजह से वो भी एक फोर्स मेंटेन करते हैं, जो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं है। ठीक है, वापस आते हैं एनर्जी लेवल। ये जो सर्टेन ऑर्बिट्स है, इनकी सर्टेन एनर्जी होती है, और एक सर्टेन एनर्जीज में ही ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं। न्यूक्लियस से इनकी डिस्टेंस ये देखिए r है, तो r2 है, r3 है। तो ये जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, उस ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, सर्टेन एनर्जी। उस सर्टेन एनर्जी में ही ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जो न्यूक्लियस से जितनी दूर होता है, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, अब इसको अगर कंडक्टर मिल रहा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, आपने कल नहीं पढ़ा होगा, तो अगर आखिरी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको कहीं हीट के फॉर्म से, रेडिएशन के फॉर्म से या लाइट एनर्जी मिल जाती है, तो वो इस ऑर्बिट को छोड़कर चले जाते हैं। अब इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट के बीच में एक डिफरेंस है एनर्जी का। ठीक है, इसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल एनर्जी गैप। ठीक है, यहां पर इस गैप में कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं होता। ठीक है, एटॉमिक मॉडल में हमने क्या है, बहुत टॉपिक किया, फोर्स किया, फंक्शन ने किया, तो वो सारे हम उसमें रिवॉल्व नहीं कर रहे। इन जनरल जिसको एक्सेप्टेंस है, समय समय पर काफी इसमें कई लोग आए, उन्होंने अपने अपने विचार रखे और जो है मॉडिफाई होता चला गया। जो आज हम इसको एक्सेप्टेबल एटॉमिक मॉडल है उसकी बात कर रहे हैं, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ऑर्बिटल एनर्जी गैप में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करता। सर्टेन एनर्जी लेवल्स की जो क्लास होती है या ऑर्बिट होती है, उसी में ही इलेक्ट्रॉन आपके रिवॉल्व करते हैं, और इस गैप को हम बोलते हैं ऑर्बिटल एनर्जी गैप। अब अगर इस सिंगल एटॉमिक एटम है, तो इसके लेवल्स क्या हैं? ये मान लीजिए न्यूक्लियस का है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक है, मींस ये R1 वाला, ये R2 वाला और ये R3 वाला। ठीक है, R1 ये न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल है, और ये R1 का, ये R2 का, ये R3। इस तरह से हम एक सिंगल एटम के लिए हम बात कर रहे हैं कि ये उसके एनर्जी लेवल से। वहीं अगर हम बात करें
जब यहाँ बात आती है एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स में क्या होता है? सॉलिड्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ये आपसे पूछे क्वेश्चन पूछे कि कोई भी अपने क्लास में आपको पहले भी बताया है एक मैटर है, जब उसको हम छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करें तो जो सबसे छोटा पीस which can be seen by naked eyes is known as molecules, and that molecules is break into atoms, and atoms is made up of electron, proton and neutron. ठीक है, तो एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और मॉलिक्यूल्स फर्दर एक बनाते हैं क्रिस्टल या मैटर को बनाते हैं। अगर सॉलिड्स की बात करें तो वहां पर क्रिस्टल, तो उस क्रिस्टल फॉर्म क्या होता है कि एक आपका सिलिकॉन एटम है, इसके बगल में सिलिकॉन एटम है, इसके बगल में सिलिकॉन एटम होगा, इधर भी सिलिकॉन होगा, इधर भी सिलिकॉन होगा। अब इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, तो ये क्लोजली स्पेस एक दूसरे से अटैच रहते हैं, तो इनके जो लेवल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल भी एक बैंड फॉर्मेशन करते हैं। मींस मिलियंस ऑफ एटम्स एक किसी सॉलिड में अगर देखा जाए तो जो एक क्रिस्टल होगा, सिंगल क्रिस्टल होगा, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। उन मिलियंस ऑफ एटम्स के जो एनर्जी लेवल्स बनेंगे, ये R1 R2 ये एक सिंगल एटम का है, R1 R2 और R3, यहाँ पर क्या बन जाएगा, मिलियंस ऑफ एटम्स के ये R1 बैंड वाला बन जाएगा, ये R2 बैंड वाला बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही R3 बैंड का बैंड, ये क्या हो गया बैंड। क्या हो गया बैंड। और ये जो सबसे आखिरी वाला बैंड होता है आखिरी, यहाँ पर जो न्यूक्लियस सबसे दूर होता है, यहाँ सिंगल एटम में इसको हम वैलेंस शेल बोल रहे थे। यदि वैलेंस शेल बहुत सारे किसी एक सॉलिड में बहुत सारे वैलेंस शेल मिलकर इस बैंड का फॉर्मेशन करेंगे, उसी को हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, वैलेंस बैंड। तो यही वाला आपका वैलेंस बैंड है। सब पढ़ा होगा आपने 12th में, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। तो अब वैलेंस बैंड आपको समझ में आया, तो 12th में फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन। अब इस किसी भी वैलेंस बैंड के ऊपर होता है आपका कंडक्शन। इस वैलेंस बैंड के ऊपर ही होता है कंडक्शन बैंड। इसी कंडक्शन पर जैसे कि अगर हम बात करें मेटल्स में, तो मेटल्स या सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, इनकी आखिरी जो वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो बहुत इजीली रिलीज कर जाते हैं। और यहाँ इस अगर वैलेंस बैंड से अगर सिंगल एटम की बात करेंगे तो वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पहुंच गया। लेकिन जब बैंड हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स के मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स की बात करेंगे, तो वहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस बैंड में जाएंगे।
ठीक है, इसीलिए इसको कंडक्शन बैंड बोलते हैं। इजीली जब पहुंच जाते हैं कंडक्टर के बीच, इन बैंड्स के आधार से ही इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की डेफिनेशन बनाई। अब इस स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूं। अब बात करते हैं इन द केस ऑफ कंडक्टर। आपका ये है आपका कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड भी ये है आपका बैलेंस बैंड। ये एक दूसरे को ओवरलैप है। इस केस में ओवरलैप, in the case of conductor, ठीक है। और in the case of insulator, the band energy gap between valence band and conduction band is more than 8 electron volt. इस केस में इंसुलेटर के केस में, वहीं सेमीकंडक्टर के केस में approximately 2 electron volts, 1 to 2 electron volts in the case of semiconductor. अब कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं, ये मैंने आपको अभी एनर्जी बैंड्स के प्रोस्पेक्ट्स में कैसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं तो बता दें। हमने पहले भी पढ़ा था कंडक्टर आर दोस मटेरियल व्हिच कंडक्ट्स a current very easily. Insulator does not pass through. And semiconductor क्या होता है, semiconductor are those material which can be placed in between conductors and insulator. मतलब semiconductor को हम conductor और insulator के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो insulator के एग्जांपल glass, mica, ठीक है। These are the examples of insulator. Conductor के example silver, aluminium, copper, etc. और सारे चीजों, ठीक है। सेमीकंडक्टर के एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, जर्मेनियम ऑक्साइड। These are the examples of semiconductor. इसका होता है हमें लेकिन two most important semiconductor material जिनकी आप तो सबसे ज्यादा जिनका नाम आप सबसे ज्यादा सुनेंगे वो है आप सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 और जर्मेनियम का 30। These are the two most commonly used semiconductor, ठीक है। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर को हम इसकी रेजिस्टिविटी के टर्म में भी डिफाइन करते हैं।
कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। इन दोनों टर्म से भी हम कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करते हैं। कंडक्टिविटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी। जो हमारा रेजिस्टिविटी होती है वो 10 टू पावर 10 12 के आसपास होती है कंडक्टर में, ठीक है, और 10 टू पावर -1 2 होती है सेमीकंडक्टर में, और 10 टू पावर 5 10 टू पावर 10 के आसपास होती है इंसुलेटर। उसमें लिखा है थोड़ा but the semiconductor material has negative temperature coefficient of resistivity. Means सेमीकंडक्टर का जब आप मटेरियल का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी तो बढ़ेगी मगर रेजिस्टिविटी डाउन, ठीक है। अब आज हम ये जो दो मोस्ट कॉमन आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कैसे बॉन्ड बनाते हैं, इस चीज को हम देखेंगे कि वो कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। वैसे ये आप लोगों का असाइनमेंट भी हो सकता है कि स्ट्रक्चर इसका बना के लाएं और मुझे दिखाएं, शो करें। तो आप लोगों के पास एक असाइनमेंट है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों का एक क्रिस्टल फॉर्म में कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं, इसको आप लोग बनाएं। लेकिन वो नेक्स्ट क्लास तक जाने के लिए मैं रुकूंगा नहीं, मैं ही आपको बताता हूं। चलो सिलिकॉन का पहले देखते हैं। अभी किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझसे पूछ सकता है। अभी देख लें आपको और बात कर लें, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ध्यान, वंतिका, मानसी, कोई प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना है? अरे मौजूद हो तुम लोग, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? छोड़ के चले गए? आर यू देयर? यस सर। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ठीक है बेटा, वैसा आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं और फिर हम लोग आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना के आइएगा, तब हम बात करेंगे, ठीक है।